गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम सिविक्स में अपना चैप्टर 5 पढ़ रहे थे, वीमेन चेंज द वर्ल्ड। ठीक है, तो इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो पहले की जो सोसाइटीज़ थी उनकी थिंकिंग ये थी कि लड़कियों को घर के काम करने चाहिए, उन्हें बाहर पढ़ने लिखने नहीं भेजना चाहिए। ठीक है, तो जो महिलाएं हैं उन्होंने पढ़ने लिखने के लिए बहुत संघर्ष किया, बहुत उन्होंने मेहनत की और संघर्ष किया, बहुत सारे आंदोलन भी उन्होंने चलाए ताकि वो पढ़ना लिखना सीख सकें और उनको ये अधिकार हो कि वो बाहर जा सकें और पढ़ सकें। ठीक है, तो बाद में क्या हुआ, स्कूल्स खुल गए गर्ल्स के लिए भी, लेकिन कुछ ऐसी सोसाइटीज़ फिर भी थी, कुछ ऐसी फैमिलीज़ ऐसी भी थी जहाँ पर फिर भी लड़कियों को पढ़ने लिखने के लिए नहीं भेजा जा रहा था। तो देखिए यहाँ पर एक स्टोरी दी है, क्या है, लेट अस रीड अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ राज सुंदरी देवी। कौन थी? एक राज सुंदरी देवी थी। कौन है? राज सुंदरी देवी, जो कहाँ पर पैदा हुई थी बच्चों? वेस्ट बंगाल में पैदा हुई थी। ठीक है, और ये जो स्टोरी है ये 2000 ईयर्स एगो की है, जब वो बच्चों 60 साल की थी। कितनी ईयर की थी? 60 ईयर की थी। तो उन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी। क्या लिखी बच्चों? उन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी बांग्ला में। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है अपनी कहानी लिखना। ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या है? अपनी कहानी लिखना, अपने बारे में लिखना। ठीक है, तो जब ये 60 साल की थी, इन्होंने बांग्ला में क्या लिखी? ऑटोबायोग्राफी लिखी, मतलब अपने बारे में लिखा। और उस किताब का नाम था बच्चों, क्या है उस किताब का नाम? अमर जीवन। क्या नाम है उस बुक का? अमर जीवन। ठीक है, जो राज सुंदरी थी वो क्या थी? एक हाउसवाइफ थी। कौन किस घर से? बहुत ही रिच फैमिली से वो बिलोंग करती थी। ठीक है, और ये जिस टाइम की स्टोरी है, तो उस समय ये माना जाता था कि लड़कियों को पढ़ाना लिखाना नहीं, मतलब जो महिलाएं हैं उनको पढ़ना लिखना नहीं है, उनको पढ़ाना लिखाना नहीं है, क्योंकि अगर हम उन्हें पढ़ाएंगे और लिखाएंगे तो वो अपने पति के लिए, जो उनका हस्बैंड है, अपने पति के लिए बैड लक लेकर आएंगी। और क्या हो सकता है, वो क्या हो जाएंगी, मतलब जैसे अगर वो पढ़ी लिखी होंगी तो शादी करेंगे, शादी करने के बाद क्या हो सकता है, वो विधवा हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? वो विधवा हो जाएंगी। मतलब ऐसा माना जाता था, ये बिलीव किया जाता था कि अगर लड़कियां पढ़ लिख लेंगी, अगर महिलाएं क्या है पढ़ लेंगी और लिख लेंगी, तो इससे क्या हो सकता है, अनर्थ हो सकता है, वो विधवा हो सकती है। तो ये सब उस टाइम माना जाता था। लेकिन इन सब चीज़ों के होने के बावजूद भी जो राज सुंदरी थी, उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा और सीक्रेटली सीखा, मतलब सबको पता नहीं था, चुपचाप वो पढ़ना लिखना सीखती थी शादी के बाद भी। ठीक है, वो बहुत जल्दी उठ जाती थी सुबह और पूरे दिन काम करती थी। उनको पूरे दिन में कोई भी रेस्ट नहीं मिलता था, बिल्कुल आराम नहीं कर पाती थी, क्योंकि घर का भी बहुत सारा काम था। फिर वो चुपचाप पढ़ती लिखती भी थी, तो वो भी काम था, इसलिए उनके पास बिल्कुल समय नहीं था बैठने का, खाने पीने का। ठीक है, उस समय वो केवल 14 साल की थी। जब ये स्टोरी बता रही हूँ ना मैं, यहाँ से जो स्टार्ट हुई है, तो वो केवल 14 साल की थी और उन्होंने लिखना सीखा, पढ़ना, क्या, एक रिलीजियस मैन्युस्क्रिप्ट उन्होंने पढ़ना और लिखना सीखा। ठीक है, आगे देखिए। और मैंने आपको ये भी बताया कि उन दिनों में जो महिलाएं थी वो एजुकेटेड नहीं थी, मतलब उनको पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था, वो शिक्षित नहीं थी। फिर बाद में क्या हुआ, वो इस बात को सोचने लगी कि वो क्यों नहीं पढ़ सकती, उनका भी मन है ना पढ़ने का। अगर देखो हमारे अंदर डिज़ायर है, हमारे अंदर इच्छा है कि अगर हम ये कर सकते हैं, हम ये करना चाहते हैं, तो हमें वो करने दिया जाना चाहिए और हम उसे करके भी दिखाएं। तो उनके अंदर इसी तरीके की डिज़ायर थी, उनको पढ़ना था, लिखना था, और वो चाहती थी, उनका एक सपना था कि वो चैतन्य भागवत, है ना, ये थी चैतन्य भागवत एक साधु के जीवन की थी। क्या था उसमें? एक साधु का जीवन था, चैतन्य भागवत। तो उनका सपना ये था कि वो उस चैतन्य भागवत को पढ़े। ठीक है, बाद में क्या हुआ, बाद में उनका पूरा दिन मोस्टली कहाँ निकल जाता था, किचन में लग जाता था। और एक दिन उन्होंने सुना कि उनके हस्बैंड थे, वो अपने बेटे से कह रहे थे कि मेरी चैतन्य भागवत कहाँ है ना, जो चैतन्य भागवत है वो मेरी कहाँ है। वो अपने पति, जो उनके पति थे, वो उनके बड़े बेटे से कह रहे थे।
अपने बेटे से कह रहे थे कि मेरी चैतन्य भागवत कहाँ है। तो वो इस तरीके से अपने बेटे से पूछ रहे थे। तो इसका मतलब जो चैतन्य भागवत थी वो वहीं रह गई थी। तो और उनका सपना क्या था? उनका सपना ये था कि वो चैतन्य भागवत को पढ़ें। ठीक है। अब उनका जो बड़ा बेटा था वो उस समय अल्फ़ाबेट सीख रहा था, ABCD सीख रहा था। तो वो उस समय अल्फ़ाबेट सीख रहा था। तो वो क्या करती थी, चुपचाप जो चैतन्य भागवत हैं उनके कुछ पेजेस छुपा लेती थी, और जो उनका बेटा अल्फ़ाबेट सीख रहा था उसके भी पेजेस फाड़ कर वो अपने पास सीक्रेटली रख लेती थी। फिर क्या करती थी, जो चैतन्य भागवत है उससे मैच करती थी कि K कैसे बनता है, E कैसे बनता है, R कैसे बनता है। इस तरीके से वो अपनी पढ़ाई किया करती थी, समझती थी। और ये सारा काम वो अपने सबसे छिपा कर करती थी, किसी को भी पता नहीं था इस बारे में, क्योंकि अगर वो बता देती किसी को भी तो उनसे वो पढ़ने के लिए मना किया जाता, वो पढ़ नहीं पाती, है ना। तो ये जो सारा काम कर रही थी वो बहुत ही चुपचाप बिना किसी को बताए कर रही थी। अब और वो पूरे दिन लगी रहती थी, क्योंकि घर का काम भी है, फिर चुपचाप वो पढ़ती भी थी। तो उनके पास बिल्कुल खाने पीने का बिल्कुल समय नहीं था, बिल्कुल आराम करने का बिल्कुल समय नहीं था। अब जब वो अल्फ़ाबेट सीख गई, छिपा छिपा के वो पढ़ना सीख गई, और ये बहुत ध्यान रखती थी कि किसी को उनके पेजेस को दिख ना जाए, क्योंकि अगर किसी को दिख जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। क्योंकि माना जाता था ना कि अगर जो महिला है अगर वो पढ़ लेगी लिख लेगी तो वो अपने पति के लिए बुरा लक लेकर आएगी, बुरा भाग्य लेकर आएगी, और वो क्या हो सकती है, विधवा हो सकती है। इसलिए उन्होंने अपने पेजेस को छिपा कर रखा, और ये ध्यान रखा कि वो पेजेस किसी के हाथ में भी ना आए। ये चीज़ उन्होंने ध्यान में रखी। ठीक है। और वो चुपचाप उस चैतन्य भागवत को पढ़ना उन्होंने सीखा। जब वो अल्फ़ाबेट सीख गई तो अल्फ़ाबेट सीखने के बाद वो उस चैतन्य भागवत को पढ़ना सीख गई, मतलब उन्होंने उसको पढ़ने की कोशिश की, सीखा। ठीक है। और उन्होंने फिर क्या किया, उसको पढ़ने के बाद उन दिनों मतलब उन्होंने पढ़ लिया। अब पढ़ने के बाद क्या हुआ कि जो राससुंदरी देवी थी उन्होंने डेली अपनी एवरीडे लाइफ की जो भी डेली उनकी कंडीशंस वगैरह थी, जो भी डेली का उनका रूटीन था, वो सारा उन्होंने एक किताब में लिखा। अपने इस पूरे डेली के एक्सपीरियंस को, जो एवरीडे लाइफ एक्सपीरियंस था, उन्होंने उसको डिटेलिंग में अपनी एक किताब में लिखा। और उनका टाइम पूरा लिखने में, पढ़ने में चला जाता था और घर के काम में चला जाता था। तो उनको ना तो बिल्कुल रेस्ट करने का टाइम मिलता था और ना ही खाने पीने का टाइम मिलता था। मतलब उन्होंने इतना स्ट्रगल किया पढ़ने के लिए, क्योंकि उनके अंदर एक डिज़ायर थी। तो ये है कि अगर हमारे अंदर डिज़ायर है, अगर हमारे अंदर इच्छा है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने चुपचाप पढ़ा लिखा, अपने बलबूते पर उन्होंने सब कुछ किया, है ना। और उन्होंने फिर एक ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसका नेम है बच्चों अमर जीवन। क्या है उसका नेम? अमर जीवन। आई बात समझ में सभी बच्चों को? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे। मतलब आज के समय में स्कूल्स कैसे हैं और एजुकेशन किस तरीके की। टुडे बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स अटेंड स्कूल इन लार्ज नंबर। आजकल में जो लड़कियां हैं और लड़के हैं वो बहुत ही बड़े नंबर पर, मतलब सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, स्कूल अटेंड करते हैं, सारे लड़के अटेंड करते हैं और सारी लड़कियां अटेंड करती हैं आज। येट एज वी विल सी देयर स्टिल रिमेन डिफरेंसेस बिटवीन द एजुकेशन ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। फिर भी ये होने के बावजूद भी क्या होता है कि जो लड़कियों की शिक्षा है और जो लड़कों की शिक्षा है उसमें कहीं ना कहीं अंतर आ जाता है। India has a census every 10 years which counts the whole population of the country. It also gathers detailed information about the people living in India, their age, schooling, what work they do and so on. मतलब जो इंडिया है ना, जो भारत में जितने भी लोग रह रहे हैं तो उनकी सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा किया जाता है, सारी इन्फॉर्मेशन को लिखा जाता है। जैसे उनकी एज क्या है, वो पढ़ कहाँ रहे हैं और वो क्या काम करते हैं, बहुत सारी बातें उनके बारे में लिखी जाती हैं। ठीक है। वी यूज़ दिस इंफॉर्मेशन टू मेज़र मैनी थिंग्स लाइक द नंबर ऑफ लिटरेट पीपल, द रेशियो ऑफ मैन एंड वीमेन। और हम इस इंफॉर्मेशन का बहुत सारी चीज़ों को निकालने में मदद करते हैं, यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे इंडिया में कितने लिटरेट पीपल हैं, लिटरेट का मतलब कितने पढ़े लिखे लोग हैं, और कि मैन
और वीमेन का रेशियो कितना है, मतलब मैन कितने हैं वीमेन कितने हैं, ये सारी चीज़ें हम उन इंफॉर्मेशन का यूज़ करके निकालते हैं। अकॉर्डिंग टू 1961 सेंसस अबाउट 40% ऑफ ऑल बॉयज़ एंड मैन 7 years ओल्ड एंड एवर वर लिटरेट। मतलब ये देखा गया है कि जितने भी सारे बॉयज़ हैं जितने भी मैन हैं, जितने भी आदमी हैं, उसका 40%, कितना 40%। देखो 7 साल से ऊपर के बच्चे है ना, 7 साल से ऊपर तक का, तो 7 साल से ऊपर में लड़के भी आ जाएंगे और जो पुरुष हैं वो भी आ जाएंगे, है ना, जो पुरुष है ना वो भी आ जाएंगे। तो जो पुरुष हैं और जो लड़के हैं जो 7 साल से ऊपर हैं, तो उसका केवल 40% लोग क्या हैं, लिटरेट है, मतलब 40% लोग पढ़े लिखे हैं, कंपेयर टू जस्ट 15% ऑफ ऑल गर्ल्स एंड वीमेन। और मतलब 40% तो बॉयज़ और मैन पढ़े लिखे हैं, और केवल 15% सॉरी 50 नहीं 15% गर्ल्स और वीमेन हैं। तो देखो डिफरेंस आया ना, गर्ल और बॉय की एजुकेशन में डिफरेंस आया ना, वो कहाँ 40% है और ये केवल 15% है ना। इन द मोस्ट रिसेंट सेंसस ऑफ 2011 these figures have grown to 82% for boys and men and 65% for girls and women। देखो जब हमने ये 1961 सेंसस में देखा था तो वो 40% था बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए 15% था। लेकिन जब हम बात 2011 की कर रहे हैं तो 2011 में वो बढ़ गया ये फिगर, और कितना हो गया है 82% हो गया है बॉयज़ के लिए, बॉयज़ और मैन के लिए, और 65% हो गया है बच्चों गर्ल्स और फीमेल के लिए, है ना। तो इसका मतलब ये है कि जो लोग पहले नहीं पढ़ पा रहे थे, जो लोग पहले नहीं सीख पा रहे थे, लिख नहीं पा रहे थे, स्कूल नहीं जा पा रहे थे, अब वो जाने लगे हैं, क्योंकि डिफरेंस आप देख रहे हैं कहाँ, वो 40 था वो 82 हो गया, और वो जो 15 था वो 65 हो गया, तो डिफरेंस आया। इसका मतलब जो स्कूलिंग है, जो स्कूल्स हैं उसमें बच्चे ज़्यादा जाने लगे। बट एज यू कैन ऑल्सो सी द परसेंट ऑफ मेल एंड मेल ग्रुप इज़ स्टिल हायर देन फीमेल ग्रुप। लेकिन आप ये चीज़ ज़रूर देखिए कि रेशियो बढ़ा, परसेंटेज बढ़ी, लेकिन फिर भी बॉयज़ और गर्ल्स में डिफरेंस है। बॉयज़ 82% है और जो गर्ल्स है वो केवल 65% है। मतलब अभी भी ऐसा हो रहा है कि गर्ल्स स्कूल नहीं जा पा रही हैं, मतलब ये गैप अभी भी नहीं गया है, गैप तो बना हुआ है, पहले भी गैप बना हुआ था और अभी भी वो गैप बना हुआ है। ठीक है, देखो अब आपको ये ना एक टेबल दे रखी है, जैसे ऑल सारे बच्चे SC और ST होते हैं, ठीक है। देखो प्राइमरी स्कूल मतलब क्लास 1 से लेके 5th तक, तो बॉयज़ कितने अटेंड कर रहे हैं 4.36, गर्ल्स 3.88, और टोटल है आपका 4.13। इसी तरीके से SC में है और ST में है। देखो आप पूरी टेबल देखकर ये डिफरेंस तो लगा ही लेंगे कि बॉयज़ फिर भी ज़्यादा स्कूल जा रहे हैं और गर्ल्स फिर भी कम स्कूल जा रही हैं। अब जैसे लेकिन क्लास 6 to 8 में देखिए, क्लास 6 to 8 में क्या है, गर्ल्स ज़्यादा जा रही हैं, बॉयज़ कम जा रहे हैं। इसी तरीके से SC में भी और ST में भी, है ना। तो ये पूरी आपको एक टेबल दी है जिसको आपको अच्छे से एक बार पढ़ना है। अब देखिए, यू हैव प्रोबेबली नोटिस इन द अबव टेबल दैट SC and ST गर्ल्स हैव लीव स्कूल एट द रेट दैट इज़ हायर देन कैटेगरी ऑल गर्ल्स। तो आपने ये देखा है, और ये चीज़ देखो कि पहले 1st to 5th में SC 4.2% थी, फिर 6 to 8 में 6.03, मतलब बढ़ गई, है ना। और इसमें 19.05, और ST में 6.84, फिर बढ़ा 8.71, और फिर ये 24.40, मतलब बढ़ता जा रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि जो SC और ST में गर्ल्स हैं वो स्कूल क्या कर रही हैं, छोड़ रही हैं। क्या कर रही हैं, छोड़ रही हैं। ये स्कूल का मतलब ये अटेंड नहीं है, ये लीव वाला है कि वो कितने बच्चे इसमें छोड़ रहे हैं, कि पहले 3.88 बच्चे थे, फिर
पहले इतने बच्चों ने स्कूल छोड़ा, पहले इतनी लड़कियों ने स्कूल छोड़ा, फिर कितनी लड़कियों ने छोड़ दिया, 4.6% बच्चों ने छोड़ दिया, फिर 16.88 बच्चों ने छोड़ दिया स्कूल। इसी तरीके से एसटी में देखो कितने सारे बच्चों ने स्कूल छोड़ा है, एसटी में कितनी सारी गर्ल्स ने स्कूल छोड़ा है ना। तो हम ये देख रहे हैं कि जो एससी और एसटी की गर्ल्स हैं वो ज़्यादा स्कूल छोड़ रही हैं बाकी ऑल गर्ल्स की कैटेगरी से, इसमें ज़्यादा गर्ल्स छोड़ रहे हैं। देखो यहाँ पर हम देखेंगे 3 और 4 केवल 1% का डिफरेंस आया कि 1% बच्चों ने स्कूल, 1% गर्ल्स ने स्कूल छोड़ा। यहाँ पर आप देख रहे हैं 2% आ रहा है ना, 2% गर्ल्स ने स्कूल छोड़ा, और यहाँ पर भी आप 2% देख रहे हैं। तो इन दोनों कैटेगरीज में जो गर्ल्स हैं उन्होंने ज़्यादा स्कूल छोड़ा है ऑल गर्ल्स की कैटेगरी को छोड़कर, है ना। दिस मीन्स ये हो गया कि होता है ना कुछ सोसाइटीज़ में क्या होता है कि हाँ बच्चे, अगर लड़कियां 5th तक पढ़ ली, 8th तक पढ़ ली, बहुत है, अब आगे नहीं पढ़ा रहे हैं, है ना, इतना ही पढ़ाएंगे। तो यही इसमें हुआ कि जो दलित कास्ट से बिलोंग करते हैं, जो एससी हैं, एसटी हैं, वो लड़कियां ज़्यादा उस बिलोंग से करने वाली, उस कास्ट से बिलोंग करने वाली जो लड़कियां हैं उन्होंने ज़्यादा क्या किया है, स्कूल छोड़े हैं। ठीक है, और ये भी है क्या है, द 2011 census are found that Muslim girls are less likely than SC and ST girls to complete primary school. While a Muslim girl is likely to stay in school for around 3 years, girls from other communities spend around 4 years in school. मतलब ये भी है कि मुस्लिम गर्ल्स भी जल्दी स्कूल छोड़ देती हैं और बाकी जो और कम्युनिटीज़ की हैं वो इतनी जल्दी स्कूल नहीं छोड़ती हैं। अब यह है कि गर्ल्स पढ़ रही हैं बट ये ना कि वो कुछ टाइम तक पढ़ती हैं, कुछ साल उन्होंने पढ़ा, फिर उनकी पढ़ाई क्या हो गई, छोड़ दी। तो ऐसे कई बहुत सारे ऐसे रीज़न्स हैं जिनकी वजह से क्या होते हैं, जो दलित कास्ट से बिलोंग करती हैं या जो मुस्लिम कम्युनिटी की हैं वो क्या करती हैं, गर्ल्स स्कूल छोड़ देती हैं। मतलब छोड़ने का मतलब है कि उनकी जो फैमिली है वो छुड़वा देती हैं स्कूल। In many parts of country, especially in rural and poor areas, there may not even be proper schools nor teachers who teach on a regular basis. और हमारे कंट्री के ऐसे कई पार्ट्स हैं, जैसे रूरल एरियाज़ में देख सकते हैं, हम ग्रामीण इलाके में देख सकते हैं, या जो पुअर एरियाज़ हैं वहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्कूल्स भी बहुत कम हैं, स्कूल्स भी प्रॉपर नहीं हैं, उनमें टीचर्स भी बिल्कुल रेगुलर बेसिस पर पढ़ाती नहीं है। मतलब कभी आती हैं, कभी नहीं आती हैं, कभी आएंगी, कभी नहीं आएंगी, कभी आपको पढ़ाएंगी, कभी आपको नहीं पढ़ाएंगी। तो इस तरीके की सिचुएशंस वहाँ पे क्रिएट होती हैं और इस वजह से क्या होती है, लड़कियाँ स्कूल छोड़ देती हैं, पढ़ती नहीं है, या फिर जहाँ स्कूल्स में पढ़ाया भी जाता है तो उनकी फैमिली क्या करती है, उन्हें स्कूल छुड़वा देती है, उनको नहीं पढ़ाती है। आगे देखिए, इफ़ अ स्कूल इज़ नॉट क्लोज टू पीपल्स होम्स एंड देयर इज़ नो ट्रांसपोर्ट लाइक बसेस और वैन्स, पेरेंट्स में नॉट बी विलिंग टू सेंड देयर गर्ल्स टू स्कूल। देखो क्या होता है कि जैसे स्कूल हम लोगों के घर के पास नहीं होता है, या फिर जैसे कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है, जो बस नहीं आती है, वैन नहीं, खुद ही जाना पड़ता है, तो क्या होता है, इस वजह से जो पेरेंट्स होते हैं उनकी फिर इच्छा नहीं करती है कि वो अपनी लड़कियों को स्कूल भेजें, क्योंकि वो चाहते हैं सेफ्टी हो। बट क्या स्कूल घर से दूर है, ऐसा होता है ना, स्कूल बहुत दूर है घर से, या फिर जाने का कोई भी साधन नहीं है, तो इस वजह से क्या होते हैं, कुछ पेरेंट्स अपनी लड़कियों को भेजते नहीं हैं। मैनी फैमिलीज आर टू पुअर एंड अनेबल टू बेयर द कॉस्ट ऑफ एजुकेटिंग और देयर चिल्ड्रन। अब क्या होती है, कई फैमिलीज इतनी गरीब होती हैं कि वो अपने सारे बच्चों को पढ़ा नहीं पाती हैं ना, कि अपने सारे बच्चों की जो फ़ीस है वो उसको पे नहीं कर सकती हैं। इस वजह से वो उसमें से कुछ बच्चों को पढ़ा देती हैं और कुछ को नहीं पढ़ा पाती हैं, या फिर कुछ लिमिटेड क्लासेस तक ही वो पढ़ा पाती हैं, फिर आगे वो उनकी पढ़ाई छुड़वा देती हैं बच्चों की। बॉयज़ में गेट प्रेफरेंस इन दिस सिचुएशन। मैनी चिल्ड्रन ऑल्सो लीव स्कूल बिकॉज दे आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बाई देयर टीचर एंड क्लासमेट्स, जस्ट लाइक ओम प्रकाश वाल्मीकि बस। देखो हमने ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में पढ़ा था ना कि उनको क्लास में बहुत ही अलग तरीके से ट्रीट किया जाता था, उनको कहा जाता था तुम पीछे बैठो, कोई भी बच्चा उनसे बात नहीं किया करता था। तो ऐसा भी होता था कि कई बच्चे इस वजह से भी स्कूल पर छोड़ देते थे, क्योंकि उनको उनके टीचर के द्वारा क्या किया जाता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था और उनको
अलग कहा जाता था कि तुम अलग हो, अलग बैठो, कोई भी उनका फ्रेंड नहीं होता था। इस वजह से कई बच्चे स्कूल जाना छोड़ देते थे। ठीक है, आई बात समझ में सभी बच्चों को? और आपने स्लोगन के बारे में भी पढ़ा होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो आपको आज यही होमवर्क है कि आपको इसके बारे में, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के बारे में लिखना है और इसके बारे में आपको समझना है अच्छे से। ठीक है, आई बात समझ में? तो अब हम इसके आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक है कि जो महिला हैं उन्होंने अपने पढ़ने लिखने के लिए, अपने राइट्स के लिए आंदोलन किए, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आपको यहाँ तक अच्छे से समझना है। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय।